तो साल 2024 के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अगर विपक्ष को जीतना है तो मोदी के चेहरे की काट उन्हें सोचनी होगी। लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि यह काम विपक्ष के लिए बेहद मुश्किल है, क्योंकि सभी विरोधी दलों को एकजुट करना विपक्ष के लिए खुद ब खुद एक बड़ी चुनौती है। अभी यह काम मुश्किल है, लेकिन मुकाबला मोदी बनाम ऑल का नजर आता है। इस ऑल यानी कि ऑल विपक्ष को एक छतरी के नीचे लाना, एक छतरी के नीचे इस विपक्ष का खड़ा होना मुश्किल नजर आता है और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने एक नया फॉर्मूला विपक्ष के सामने पेश कर दिया। लेकिन यह फॉर्मूला कम और कांग्रेस पर दबाव की रणनीति ज्यादा दिखाई देती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मोदी को हराने के लिए कांग्रेस अपने सारे सियासी हित दांव पर लगाएगी? ये रिपोर्ट आप देखिए। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब दे रहा है। बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई है। ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के लिए चुनौती नहीं, चुनौतियों का हिमालय पर्वत है। नीतीश कुमार ये बात बखूबी जानते हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हाथों विपक्ष का जो हश्र हुआ है और जिस तरह से सारे समीकरण ध्वस्त हुए हैं, उसे जानते हुए नीतीश कुमार ने विपक्ष को फिर जोड़ने का बीड़ा उठाया। लेकिन नीतीश जानते हैं कि वो कितनी भी विपक्षी एकता की बात कर लें, लेकिन जब तक कांग्रेस इसमें शामिल नहीं होगी, बात नहीं बनेगी। यही कारण है कि उन्होंने कांग्रेस पर प्रेशर टैक्टिक्स यानी दबाव की राजनीति की चाल चली है। हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। ताजा पाए हुए हैं, ताकि के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करेंगे। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। अब तो सब फिर बात करना चाह रहे हैं, तो कृपा करके कहेंगे कि कोई अगर आप लोग इस बार ये सोच लीजिएगा पूरे देश के हित में, तो आपको भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। लेकिन विपक्ष की इस एकता में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस को आई लव यू सबसे पहले कौन बोलेगा? क्योंकि अगर ये गठबंधन सत्ता पर उतरता है तो हितों के सबसे ज्यादा समझौते कांग्रेस को करने होंगे। ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस के सियासी हित टकराएंगे। यही कारण है कि सलमान खुर्शीद भी इशारों में मंच से बहुत कुछ कहकर भी सीधे सीधे कुछ नहीं कह पाए। आप चाहते हैं वही वहां भी सब लोग चाहते हैं, लेकिन कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है। प्यार में समस्या होती है और तेजस्वी जी ये जानते हैं, प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। दरअसल देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पिछले कुछ दशकों में 3 से 4 राज्यों तक ही सिमट गई है, लेकिन फिर भी वो राज्यों में अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं। ऐसे में विपक्ष एकजुट कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बंगाल में कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट किसी भी सूरत में एक मंच पर नहीं आ सकते। तेलंगाना में कांग्रेस बीआरएस का सीधा टकराव है। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में एसपी किसी भी सूरत में कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं होगी। बिहार में गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। इसके अलावा राजस्थान, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे राज्यों में कांग्रेस किसी के साथ सीटों पर समझौता करने को तैयार नहीं। इतना ही नहीं, लड़ाई पीएम पद के दौड़ की भी है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी के समझौते का आधार ही यही है कि 2024 में नीतीश केंद्र और तेजस्वी बिहार की सियासत करेंगे। हालांकि वो इस दावेदारी से फिलहाल इनकार कर रहे हैं। इसी तरह से ममता बनर्जी और बीआरएस के केसीआर भी पीएम पद पर दावेदारी ठोकते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस राहुल के नाम से पीछे हटने को तैयार नहीं। जितने लोग हैं महागठबंधन में वो सब चेहरे हैं। क्या हमारे कॉमरेड चेहरा नहीं है ना? सब चेहरे हैं, हर एक का चेहरा है, लेकिन ये चेहरे आपस में मिलकर क्या तय करेंगे वो मैं आज कैसे बता दूं? हमको व्यक्तिगत रूप से कोई ख्वाहिश नहीं है। हमारी एक ही ख्वाहिश है कि देश को एकजुट कर देंगे और गलत करने वालों से देश की मुक्ति हो। हम और कुछ नहीं चाहते, अपने लिए कुछ नहीं चाहते। कांग्रेस से भी पहले मिल चुके हैं, वहां भी इनको
निराशा ही हाथ आई। अब ये कहते हैं मुझे तो बनने का मन नहीं है, लेकिन हमें बीजेपी को हराना है। अब बीजेपी को क्यों हराना है, ये तो बता दीजिए। बीजेपी और मोदी को हराने के लिए भले ही विपक्षी दल एक मंच पर आने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन विपक्ष की केमिस्ट्री मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि 2024 में एक साथ आने के लिए सभी दलों को अपने सियासी हितों से समझौता करना होगा। इसके अलावा ओडिशा के नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन या फिर चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं को भी एक मंच पर लाना होगा, जो कि बेहद मुश्किल दिखाई देता है। यानी 2024 में भी फिलहाल के समीकरण के मुताबिक विपक्ष के लिए दिल्ली बहुत दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। वैसे ये बोलने में बड़ा फैंसी लगता है जब ये नेता कहते हैं कि सारा विपक्ष एक साथ आ जाएगा तो हम बीजेपी को हरा देंगे। जाहिर तौर पर यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप इसे देखें तो इसमें कई लोगों को अपने हितों को सैक्रिफाइस करना होगा। अब सवाल यही है कि सैक्रिफाइस कौन करना चाहता है। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ धनंजय गिरी जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ अरविंद सिंह जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। राजकुमार भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ प्रेम कुमार जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजकुमार भाटी जी आप ही से कि आखिर आई लव यू बोलेगा कौन? किसमें इतनी हिम्मत है कि वो जाकर सबसे पहले कहे कि साहब आई लव यू, देखिए हम आपके साथ आना चाहते हैं, हम अपने हितों को सैक्रिफाइस करेंगे, हम विपक्ष के साथ हैं? नहीं, ये हिम्मत और हौसला और निर्णय और आगे का क्या फैसला होता है तो जनता में देखना पड़ेगा। हाँ, राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने एजेंडा हैं, अपने अपने मुद्दे हैं, उन पर कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है नहीं बनता है, कोई एक गठबंधन बनता है, उसमें कौन कौन सी पार्टी आती है, कौन कौन सी पार्टी बाहर रहती है, ये तो भविष्य की बात है। इस बारे में कोई दावा ना अभी से हमको करना चाहिए, ना भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, ना मीडिया को करना चाहिए। मुद्दा होगा जातिगत जनगणना का होगा। ये जो हजारों साल से जातिवाद के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर बहुत 90% समाज को दबाकर रखा गया, उनके हक मारे गए हैं। ठीक है और सर। देश आजाद होने के बाद आरक्षण की व्यवस्था अच्छा राजकुमार जी, मेरे मन में दो सवाल है, बराबरी में लाने की। मेरे मन में दो सवाल है। अब मैं काउंटर आपको करता हूं। देखिए आपने ये कहा कि जनता तय करेगी, तो सर जनता तो ये नहीं बताएगी कि सारा विपक्ष एकजुट हो जाए, पहला सवाल ये। दूसरी बात ये आपने कहा कि ये तमाम मुद्दे हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों को तो लेकर आपने अभी विधानसभा का चुनाव लड़ा उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी का हर्ष क्या मुझसे बेहतर आप समझ रहे हैं? नहीं, विधानसभा चुनाव में 2022 में समाजवादी पार्टी का रिजल्ट बहुत उत्साहजनक और बहुत सकारात्मक रहा। अच्छा, हमने 125 सीटें जीती हैं और 3 करोड़ से ज्यादा हमें वोट मिला है। हाँ। और हमारी लगभग 80-85 सीटें बहुत कम अंतर से हमने जीती हैं, 50 से लेकर 5000 वोट के अंतर से। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये आई लव यू वाले समीकरण बन रहे हैं कि नहीं विपक्ष में? अगर तो बोला जाए कि आप कांग्रेस के साथ जाइए तो आप जाएंगे कि नहीं? क्योंकि 2 लड़कों की जोड़ी पहले भी हम देख चुके हैं, ये 2 लड़कों की जोड़ी फिर बनेगी क्या? सवाल किया उसमें मैं बात पूरा कर दूं, मेरे 2 वाक्य रह गए उसमें। प्लीज सर। तो ये रिजल्ट कोई निराशाजनक नहीं है, बहुत उत्साहजनक है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2012 में भारतीय जनता पार्टी को केवल 47 सीटें मिली थी, 15% वोट मिला था और उसके 229 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। और अगर हम 125 सीट और 37% वोट पाके और हमारे ज्यादातर प्रत्याशी मुकाबले में रहे, अगर हम उत्साहजनक नहीं होंगे तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन सर इसको बहुत आसान शब्दों में, इसमें उतार चढ़ाव, इसको बहुत आसान शब्दों में हम अपने दर्शकों को बताएं तो दरअसल बात यह है कि पहले के मुकाबले बीजेपी ने ज्यादा बड़े अंतर से जीत हासिल की, वोट प्रतिशत में नहीं सीटों के लिहाज से। और आप लोग तो कह रहे थे कि बीजेपी के शासन को इसलिए नकार देगी जनता क्योंकि योगी आदित्यनाथ के शासन को पसंद नहीं किया जा रहा। बहरहाल मुद्दा यह नहीं, मुद्दा यह है कि क्या विपक्ष में आप कांग्रेस या तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ आ सकती हैं कि नहीं आ सकती हैं? सर नहीं, क्यों नहीं आ सकते? राजनीति में सब कुछ संभव है। जब भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ गठबंधन बना सकती है, जब भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश कुमार कहते थे कि मोदी के हाथ खून से रंगे हुए हैं, उन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के खिलाफ हो सकती है, जो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी मतलब राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन अभिषेक झा मुझे ये बताइए कि फिर अगर राजनीति में सब कुछ संभव है तो आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ आप लोग अपना विपक्ष का पूरा भविष्य तय कर सकते हैं? क्योंकि अब तक कांग्रेस के इतिहास को देखें तो विधानसभा चुनाव में आपने गठबंधन किया था, महागठबंधन बनाया था, लेकिन कांग्रेस का किस तरह का पूरा प्रदर्शन रहा है चुनाव में ये आप बेहतर जानते हैं। तो क्या उस लिहाज से देखें कि ये गठबंधन फिट है?
अभिषेक झा जी, आपने सवाल किया कि किसके साथ आप भविष्य पर आप किसी पार्टी की स्थिति उनकी नहीं राजकुमार जी, अभिषेक जी से सवाल है प्लीज। कई बार चुनाव में हार और जीत लगी रहती है और विभिन्न प्रदेशों में कांग्रेस जो सांगठनिक जो उनकी वस्तु स्थिति है या जो उनका प्रदर्शन है वो अलग अलग है। कई प्रदेशों में वो घटक दलों के साथ चुनाव लड़ते हैं, कई प्रदेशों में वो अलग भी चुनाव लड़ते हैं। हमें नीतीश कुमार जी की बातों का मर्म समझने की आवश्यकता है। नीतीश कुमार जी बताना ये चाहते हैं कि देश के स्तर पर एक मजबूत विकल्प देने के लिए विपक्षी एकजुटता सुनिश्चित करना जरूरी। आज देश में सिर्फ चेहरे के नाम पर राजनीति हो रही है। कौन कहता है भारतीय जनता पार्टी संगठन के हिसाब से राजनीति कर रही है? तो सिर्फ चेहरे की मार्केटिंग करके एक हवा क्रिएट करके पॉलिटिक्स करने की कोशिश करती है। मुद्दे तो कहीं ना कहीं कौन हो गए। नहीं आप एक मिनट अभिषेक झा जी बहुत दिलचस्प बात कह रहे हैं। आप जेडीयू से बिलोंग करते हैं और आप चेहरे की बात कर रहे हैं, जिस चेहरे पर आपने पूरे चुनाव जीते। मैं नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं। आपके यहां पर भी तो सर्वे सर्वा नहीं कह सकता हूं, ये उचित नहीं होगा। हमारे नेता ने तो इस बात की वकालत की है कि पहले एक प्लेटफॉर्म पर सभी पार्टियां आ जाए। अभी तक विपक्ष को लेकर के कोई ऐसी बैठक हुई ही नहीं। सभी पार्टियां अभी अपने अपने कार्यक्रमों में व्यस्त है, लगी हुई है, होना भी चाहिए, लेकिन अभी तक एक प्लेटफॉर्म पर। तभी तो हमारे नेता ने साफ तौर पर कहा ना कि चूंकि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, राष्ट्रीय पार्टी, ठीक है, तो उनको पहल करनी चाहिए, उनको लोगों को आमंत्रित करना चाहिए ताकि लोग आए, हर पार्टी के लोग आए और अपनी बातों को कहें, रखें, ताकि चीजें और स्थितियां स्पष्ट हो पाए। तो कांग्रेस को इसके लिए पहल करनी ही चाहिए। यही बातें हमारे नेता। अच्छा, मुझे एक परिस्थिति और बताइए कि अगर कांग्रेस ने आगे होकर आपसे आई लव यू नहीं कहा, फिर उसके बाद विपक्ष का स्वरूप क्या रहेगा 2024 के लिए? नहीं, क्यों हम ऐसा मानकर चलें कि कांग्रेस पार्टी आई लव यू नहीं कही? हाँ, क्यों हम ऐसा माने कि कांग्रेस पार्टी हमारे इस मेन फ्रंट में शामिल नहीं होगी? या कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत जो गठबंधन पहले भी नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी आ रही है, मैं अभिषेक झा जी, ये राजकुमार भाटी जी सवाल आपसे भी है और ये अभिषेक झा जी सवाल आपसे भी है कि अगर कांग्रेस पार्टी आती है कि हाँ ठीक है साहब हम गठबंधन के लिए तैयार है, तो उनकी तरफ से चेहरा अगर राहुल गांधी हुए, तो क्या आप और क्या समाजवादी पार्टी उस चेहरे के लिए तैयार है? ये सवाल आपने मुझसे पूछा है? बिल्कुल सर, आप ही से। मैंने कहा ना कि अगर और एंटीसिपेशन के हिसाब से सवाल तो हो सकते हैं सार्वजनिक जीवन में, लेकिन अगर और एंटीसिपेशन के हिसाब से जवाब नहीं हो सकता। साफ तौर पर हमारे नेता ने अपनी व्यक्तिगत बातें आपके सामने रख दी हैं कि उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं, लेकिन अंततोगत्वा चेहरा कौन होंगे? राहुल गांधी जी में पोटेंशियल है, अखिलेश यादव जी में पोटेंशियल है, ममता बनर्जी जी में पोटेंशियल है, शरद पवार जी में पोटेंशियल है, हर किसी में पोटेंशियल। हमारे नेता को लेकर के भी लोग मांग करते ही, उनमें भी पोटेंशियल। तो अंततोगत्वा चेहरा कौन होंगे यह तो मिल बैठकर तय होगा। सिर्फ टीवी स्क्रीन के माध्यम से अगर का जवाब देना मेरे हिसाब से उचित नहीं। ठीक है सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा राजकुमार भाटी साहब, लेकिन सवाल इतना जटिल भी नहीं है। अगर राहुल गांधी मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री का चेहरा बोलते हैं कि कांग्रेस बोले कि हाँ हम संयुक्त विपक्ष में आ रहे हैं, अपनी आपकी एंट्री करवा रहे हैं, और वो कहे कि हमारी तरफ से चेहरा जो होंगे वो प्रधानमंत्री का राहुल गांधी होंगे, तो आप स्वीकार करेंगे क्या? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सवाल इतना जटिल नहीं है, इसका बहुत आसान जवाब है। बहुत ही आसान ये सवाल है कि पहले गठबंधन होगा, ये तय होगा कौन कौन सी पार्टियां गठबंधन में होंगी। फिर गठबंधन के मुद्दे तय होंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होगा, फिर गठबंधन के नेता बैठकर तय करेंगे कि हमारा चेहरा कौन होगा, हमारा भावी प्रधानमंत्री कौन होगा, यही तो या चुनाव के बाद यही तो बात है ना राजकुमार भाटी साहब। मैंने जब डिबेट की शुरुआत की तो यही तो समझने की कोशिश की कि क्या विपक्षी दल एक साथ आएंगे, तो आपने जवाब दे दिया बिल्कुल अप्रत्यक्ष तौर पर कि सब मिल बांट कर बैठेंगे, बातें होंगी, और उसमें वो समन्वय होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि टीएमसी कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी, टीएमसी लेफ्ट के साथ नहीं जाएगी, आरजेडी क्या कांग्रेस के साथ फिर से चुनाव लड़ेगी, क्या जेडीयू फिर से कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी? यही तो तमाम सवाल है सर। और जो दक्षिण भारत की पार्टियां, क्या वो कांग्रेस के साथ जाएंगी जो कि कांग्रेस के खिलाफ राजनीति करती आई थी अब तक? राजकुमार भाटी साहब बहुत जल्दी से। ये आपकी अवधारणा है, आपका परसेप्शन है, आपके संदेह है जो आप व्यक्त कर रहे हैं। नहीं सर, मेरे संदेह इसलिए गहरा जाते हैं, वो उसके साथ नहीं जाएगा, वो उसके साथ नहीं जाएगा। राजकुमार भाटी साहब, मेरे संदेह इसलिए गहरा जाते हैं, कह रहा हूं भविष्य में तय होगा, लेकिन कोई भी पार्टी किसी के साथ भी आ सकती है। नहीं, वो ठीक बात है सर, पार्टी आएंगे बहुत जल्दी पता लगेगा। सत्ता का लालच कुछ भी करवा सकता है, लेकिन मेरे सवाल इसलिए गहरा जाते हैं, आप स्वतंत्र हैं मेरे सवाल इसलिए गहरा जाते हैं सर, क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकलते हैं और जब वो तो बात कह रहे हैं, ये बात मैंने पहले भी कही है, फिर कहता हूं कि नीतीश कुमार जी वैसे स्वनाम धन्य नेता हैं जिन्होंने मुखिया, वार्ड परिषद, जिला परिषद से लेकर के विधायक में एमपी की कोई चुनाव स्वयं के बल से नहीं लड़ा, निजबल भुजबल और कोई वैचारिक बल से नहीं लड़ा है। कभी इसके कंधे कभी उसके गोद की सवारी कर करके वो ये राजनीति में अपना टाइम काट रहे हैं आज तक।
दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि बिहार में राजनीतिक शुचिता को बलि बेदी पर चढ़ा चुके नीतीश कुमार जी आज निज की पार्टी, उनकी पार्टी समाप्त होने के कगार पर है। 2024 तक जदयू बचेगा ही नहीं, मैं आपको दावे से कह रहा हूं। उनके यहाँ जो भगदड़ मची हुई है, जो सैद्धांतिक बल के स्खलन का जो परिणाम वहां देखने को मिल रहा है, उसी को कुछ समय टालने के लिए वो भांति भांति का जुगत बिता रहे हैं। कभी वो यात्रा कर रहे हैं, कभी वो बता रहे हैं वो कन्वेनर बनना चाहते हैं कि 2024 के हम कन्वेनर बन जाएं। लेकिन बिहार की वर्तमान परिस्थितियां इतनी बिगड़ चुकी है, सत्ता उनके हाथ से जा चुकी है, उन्होंने अपने राजनीतिक दल का लेकिन सर वो कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री पद का कोई लोभ नहीं है, वो कहते हैं कि मुझे बीजेपी को हराना है, देश की जनता का विकास करना है। अनुराग जी अंगूर खट्टे हैं, जब उन्हें पता है ये अंगूर खट्टे हैं वाली बात है, उनको पता है कि वो कहीं भी नहीं है राजनीतिक रेस में। जब कांग्रेस को ये आई लव यू क्या है, आई लव यू है कि आप सेक्रीफाइस करिए। कांग्रेस ये लोग कह रहे हैं कि आप ड्राइविंग सीट छोड़िए, और कांग्रेस ड्राइविंग सीट छोड़े कैसे? कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, हजारों किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की सिर्फ अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए कि हम रेस में हैं, ये बताने के लिए की। अभी लोग कह रहे हैं कि ड्राइविंग सीट छोड़िए, आई लव यू का मतलब ही क्या है? आप सेक्रीफाइस करिए, आपके सेक्रीफाइस के बेसिस पर हम अपने काम को खड़ा करें, और कांग्रेस सेक्रीफाइस के लिए तैयार नहीं है। आप इस गठबंधन की गांठों की अगर गिनती करें तो इस गठबंधन की गांठें ही नहीं गिनी जाएंगी आपको। बुआ बबुआ, साइकिल हाथी, हाथी साइकिल, साइकिल पंजा हाथी, पंजा साइकिल, इतने तरह के प्रयोग और सहयोग और प्रयोग लोग करते रहे हैं कि देश की जनता को स्वार्थी राजनीति नहीं चाहिए। देश की जनता को सारथी की राजनीति चाहिए। सारथी महाभारत का हो या भारत का हो, जब नरेंद्र स्वयं सारथी के रूप में सामने संस्तुत हो, प्रस्तुत हो, तो देश की जनता को ना कोई आंकड़े विकल्प ये भी चाहिए। कहते हैं, धनंजय गिरी साहब, आंकड़े ये भी कहते हैं कि आप लोगों ने 2019 में जो बम्पर जीत हासिल की थी उसमें एनडीए और आपका वोट प्रतिशत मिलाकर कुल 45% था। तो इसके 12, इसके अलावा अगर देखें तो वोट प्रतिशत हो जाता 55। अगर वाकई में विपक्ष संगठित हो जाए तो फिर वोट परसेंटेज के हिसाब से आप पर भारी पड़ता हुआ तो दिख रहा है। धनंजय गिरी साहब। अनुराग जी, मैं दावे से कहता हूं इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को, भारत के वर्तमान नेतृत्व को अपना ब्लेसिंग, अपना आशीर्वाद, अपनी साथ दे रही है। और उसके बेसिस पर जो प्रधानमंत्री कहते हैं मैं अकेला, और उस अकेला का मतलब यह है कि उनके साथ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, एक एक व्यक्ति भारत का, जो भारत को संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए सजग है, वो उनके साथ खड़ा है। जब समाजवाद, परिवारवाद आने वाले चुनाव में भी पता चल जाएगा, और चुनाव से पहले जो चुनावी बयान होती है उसमें भी बहुत कुछ साफ हो जाएगा। मैं प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूं, उसके बाद में जाऊंगा अरविंद सर के पास। प्रेम कुमार जी, ये आई लव यू कौन बोलेगा? कांग्रेस पार्टी तैयार है आई लव यू बोलने के लिए, और जैसा कि अभी बीजेपी भी कह रही थी कि आई लव यू बोलने का मतलब है कि साहब सैक्रिफाइस करना आपको बहुत सारे हैं। देखिए अनुराग जी, पूरे देश की सियासत में आज तक देख लें तो कभी ऐसा नहीं होता है कि सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इस देश में कम से कम 4 धाराएं हैं। एक मुख्य विपक्षी, सत्ता पक्ष, विपक्ष, और क्षेत्रीय दलों में भी 2, एक का झुकाव बीजेपी के साथ होता है, एक का झुकाव कांग्रेस के साथ होता है। ये स्थितियां हैं। तो ये हिपोथेटिकल क्वेश्चन रख करके कि विपक्ष एकजुट होगा ही नहीं और मोदी बाहर होंगे ही नहीं, बीजेपी सत्ता से बाहर होंगे ही नहीं, ये तो हिपोथेटिकल क्वेश्चन है कि पिछले बार की तुलना में इस बार क्या परिवर्तन आने वाला है। पिछले बार एनडीए के कितने साथी थे, इस बार उनसे कम साथी होंगे कि ज्यादा होंगे? इस बार उनके मुकाबले जो बड़ी पार्टी कांग्रेस है उसके इर्द गिर्द कोई ऐसी पार्टियां भी पोस्ट इलेक्शन भी एकजुट होंगी कि नहीं, ये सारी बातें। क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व नहीं रहने वाला है, इसलिए इस बार क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा सशंकित हैं। नीतीश कुमार जी का बीजेपी से हटने के पीछे ये एक बड़ा स्टेटमेंट था जिसके कारण वो बीजेपी से अलग हुए। नहीं, फिर भी मुझे प्रेम कुमार जी, फिर भी मैं आपसे एक बार फिर से पूछना चाहूंगा। देखिए, मैं फिर से वो सवाल पूछता हूं बहुत आसान करके कि अब तक जो 2 चुनाव हुए जिसमें कि बीजेपी की बंपर जीत हुई है, इन दोनों चुनावों को लेकर विपक्षी दल किस तरह से बिखराव में आए ये हम सब जानते हैं। वो राज्य दर राज्य चुनाव होते गए और उसमें दिखता चला गया कि कैसे विपक्षी दल जो है वो छिटक गए। लेकिन इसीलिए जब संयुक्त विपक्ष की बात की जा रही है तो क्या वो हो पाना संभव है? और क्या कांग्रेस पार्टी ये कर पाएगी, बड़े दिल के साथ आ पाएगी कि हाँ साहब मैं बड़ी पार्टी हूं लेकिन मैं सैक्रिफाइस करने को तैयार हूं कि इस बार के लोकसभा इलेक्शन में जो दूसरी पार्टियां हैं वो इसको लीड करें? ये हो पाएगा क्या? देखिए, इसका भी हम अतीत से ही जवाब देंगे। संयुक्त विपक्ष अगर सबसे मजबूत रूप में दिखा था तो वो बीपी सिंह के समय में दिखा था, कांग्रेस के खिलाफ दिखा था, लेकिन तब भी लेफ्ट और राइट एक दूसरे से अलग थे।
उनका अलग से समर्थन उनको मिला था। इस संयुक्त विपक्ष और संयुक्त गठबंधन तब भी नहीं बना था। इस बार भी बीजेपी के खिलाफ में जो मुख्य नेतृत्व है कांग्रेस के हाथ में है और इनको रीजनल पार्टीज का जो है लेकिन प्रेम कुमार जी, सबसे दिलचस्प बात क्या है आप जानते हैं? बीजेपी के भी साथ है, आप कांग्रेस को प्रमुख विपक्षी दल बताते तो हैं, लेकिन साथ में बैठे हुए दो दल इस पर 2 बार नेगोशिएशन के लिए कहते हैं। वो इसी डिबेट में बैठे हुए और वो कह रहे हैं कि एक साथ बैठेंगे, वहां चर्चा की जाएगी। यानी कि वो अभी भी आपको सबसे प्रमुख विपक्षी दल नहीं मानते, यानी कांग्रेस को नहीं मानते। मैं आऊंगा आपके पास, राजकुमार भाटी जी के पास भी जाऊं मैं बहुत जल्दी से। अरविंद सर, क्या परेशानियां होने वाली है अगर सारे विपक्षी दल एक साथ आ रहे हैं एक मंच पर? तो क्या संभव है सबका एक साथ आना, अपनी विचारधाराओं को छोड़ते हुए एक दूसरे को सपोर्ट करना? देखिए अनुराग जी, मुझे विपक्षी एकता दूर की कौड़ी दिखती है। दूर की कौड़ी इसलिए कि अब जो विपक्ष है वो एक ऐसे बारात सजाने की तैयारी कर रहा है 70 रूपी दुल्हन पाने के लिए, जिसका दूल्हा ही निश्चित नहीं है। और दूल्हा तो छोड़िए, बारात में कौन कौन बाराती होगा ये भी तय नहीं है। लेकिन साहस देखिए, न दूल्हा है न बाराती है, लेकिन दुल्हन लाने का ये दावा ठोक रहे हैं। नीतीश कुमार जी जो अपने प्रदेश में, अपने विधानसभा में स्वयं की पार्टी को 50 सीट नहीं दिला सकते हैं, और कांग्रेस जिसको लोकसभा में 50 सीट नहीं है, 50 से नीचे है, ये दोनों मिलकर दावा करें कि 300 से ज्यादा सीटें पाने वाली भारतीय जनता पार्टी को नीचे ला देंगे, तो इनका दावा ये हास्यास्पद लगता है। और ये जो विपक्षी एकता है, इसकी चर्चा कितने दिनों से हो रही है, कितनी बार हम इसको सुन चुके हैं, लेकिन आज तक नहीं हुई। 2023 बीत रहा है, 24 आने वाला है, 24 में चुनाव है और अभी तक विपक्षी एकता नहीं हुई है। कौन नेता होगा तय नहीं हुआ है, क्या नीति होगा तय नहीं हुआ है, क्या कार्यक्रम होगा तय नहीं हुआ है। केवल दावे किए जाते हैं, और दावे यदि खोखले हो, उसके पीछे कोई आधार नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता है कि जनता इनके लुभाने में और इनके दावे के, इनके चक्कर में आएगी। जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी रूपी एक बड़ा दल है, नरेंद्र मोदी जैसा एक बड़ा नेता है, और जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन मैं एक इक्वेशन आपसे और समझता हूं, फिर मैं उसके बाद बहुत जल्दी से अभिषेक जी के पास जाऊंगा, जेडीयू के पास जाऊंगा। मुझे सर एक इक्वेशन बताइए, आपको याद होगा 2018 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था और महागठबंधन की नींव रखी गई थी, तब वो विपक्षी दलों के लिए फ्रूटफुल साबित हुआ था। तब वहां पर महागठबंधन सरकार बनाई थी, हालांकि वो चल नहीं पाई, वो बात अलग है। देखिए अनुराग जी, बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा। जनता को एक बार आप बेवकूफ बना सकते हैं। हाँ। जनता के सामने उदाहरण है कि यदि विपक्षी एकता हो भी गई तो चलेगी नहीं, और ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ये सामने है कि विपक्ष मिलता है केवल बिखर जाने के लिए। हाँ। अब उत्तर प्रदेश में हमारे राजकुमार भाटी जी बैठे हैं, आदरणीय अखिलेश जी ने कितने सारे गठबंधन किए, बहन जी से करते हैं, चुनाव समाप्त होता है, बुआ बबुआ का रिश्ता समाप्त हो जाता है। 2 लड़के साइकिल पर बैठते हैं, चुनाव खत्म होता है, साइकिल से उतर जाते हैं। तो देखिए, जब तक जनता को आप विश्वास नहीं देंगे और इस तरह का आपका चरित्र और रिकॉर्ड रहेगा, मुझे नहीं लगता है भारत की जनता बेवकूफ बनने वाली है। भारत की जनता को दिखता है कि विपक्ष नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के पोजीशन में नहीं है, न उसके पास नीति है, न नियत है, न कार्यक्रम है। अब राजकुमार भाटी साहब, मैंने इससे पहले आपसे सवाल पूछा था, आपने कहा था संभव है, लेकिन वो संभवता कैसे आप लोग जमीनी स्तर पर लागू कर पाएंगे? क्योंकि आप लोगों ने जब चुनाव लड़ा था 2017 का, उसकी रूपरेखा वो विपक्ष वाली कुछ ऐसी ही थी कि वहां पर बीएसपी साथ हो गई, समाजवादी पार्टी साथ हो गई, कांग्रेस साथ हो गई। आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि सबके वोट एक में क्लब हो जाएंगे और फिर उसके बाद हमारी सरकार बनना तय। फिर हुआ क्या, आप लोगों ने देख लिया। तो वो अवधारणा को तो आप पहले भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर चुके हैं ना सर। तो आपको कैसे लगता है कि वो विपक्ष जो है वो सार्थक रूप से काम कर पाएगा चुनाव में? चुनाव, आम चुनाव कोई दुल्हन लाने का चुनाव नहीं होता है। देश के भविष्य का चुनाव है, देश के मुद्दों का चुनाव है, देश के एजेंडा का चुनाव है। क्या परिकल्पना भविष्य की है, देश किस दिशा में जाएगा, ये बहुत, मैं तो इसे लेके इतने हल्के ढंग से लेना नहीं चाहिए। दूसरा, एक जो ये पाखंड परोसा जा रहा है लगातार के, एक अकेला सब पर भारी, एक अकेले कहाँ है मोदी जी? मोदी जी के साथ 300 से ज्यादा सांसद हैं, मोदी जी के साथ इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, गोदी मीडिया है, विदेशी एजेंसियां हैं, इजराइल तक की एजेंसियां मोदी जी के लिए काम कर रही हैं, चाइना है, अमेरिका है, सब उन्हें मदद कर रहे हैं। एक अकेला कहाँ सकता? ईवीएम भूल गए सर, ईवीएम भूल गए। अकेला अगर होता तो इतना डर क्यों है? नहीं राजकुमार भाटी साहब, ईवीएम भूल गए। कौन प्रधानमंत्री बने, फिर इतना डर क्यों है भैया, इतना सन्नाटा क्यों है?
आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपना काम करिए। दूसरी बात, जो बात बार बार उठाई जा रही है विपक्ष में कौन कौन आएंगे, ये इकट्ठे होकर लड़ेंगे। मोदी जी ने भी, जो भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, वो भी 13 पार्टियों का गठबंधन था। और मोदी जी जब 2014 में आए तो 43 पार्टियों का गठबंधन था। ये गठबंधन। अच्छा, राजकुमार भाटी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? राजकुमार भाटी जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करना नहीं, बिल्कुल सर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सब सम्मान करते हैं, सबसे बड़ा लोकतंत्र। और यहाँ की खास बात यही है सर कि सारा विपक्ष जो है वो खुलकर अपनी राजनीति करने के लिए आजाद है। मेरा सवाल बहुत छोटा सा है, ये जो संयुक्त विपक्ष के साथ चुनाव लड़ने का कॉन्सेप्ट तो उत्तर प्रदेश में पहले भी आप ला चुके ना, जिसमें बुआ बबुआ और कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। 2 लड़कों की परिभाषा वहीं पर तो दी गई थी, लेकिन वहां पर तो ये कारगर साबित नहीं हुआ। तो ये कैसे आप लोग मानकर चल रहे हैं कि ये शॉर्ट गारंटी है कि अगर सारे विपक्ष एक साथ आ जाएंगे तो बीजेपी की 100 सीट नहीं आएगी? ईमानदारी से आप ये जवाब दे पाएंगे कि कोई पार्टी इस देश में बची है जिसने प्रयोग न किया हो, जिसने चुनाव में गठबंधन न किया हो? कोई पार्टी बची है? मैंने वही तो कहा, सामान्य प्रक्रिया है। इसमें विशिष्टता क्या है? और जो पहले नहीं हुआ। अच्छा राजकुमार भाटी साहब, मैं एक लाइन में एक बात कहता हूं, फिर आप कहिएगा। बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता है, अब साथ में आ पाना मुश्किल है, आप ये बात जानते हैं। बावजूद इसके अगर इस तरह का सब्जबाग अगर आप लोगों के सामने बैठाएंगे तो वो ज्यादा डाइवर्टिंग दिखता है। वो ऐसा लगता है कि आप वोटर्स के माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। बिल्कुल मुश्किल नहीं है एक साथ आना बहुत आसान है। आज जो देश की परिस्थितियां हो गई हैं, जिस तरह सरकार काम कर रही है, जो बोलता है उसी के घर ईडी इनकम टैक्स पहुंच जाते हैं, उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हो जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है, चाहे वो पत्रकार हो। ठीक है राजकुमार जी, आपकी आवाज थोड़ी सी कट कर आ रही है, उसे दुरुस्त करके एक बार फिर से आपके पास आएंगे। अभिषेक जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले कुछ कहना चाह रहे हैं अरविंद सर, प्लीज। अरविंद सर प्लीज जवाब दे दीजिए। देखिए अनुराग जी, मैं राजकुमार जी से पूछना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी ने जब कांग्रेस से समझौता किया था और समझौता टूटा तो कहा कि हम दोबारा समझौता नहीं करेंगे, समाजवादी पार्टी अपने बल पे जाएगी। यही बात मायावती जी से जब समझौता इनका हुआ था तो चुनाव बाद जब असफलता हाथ लगी, जब इनका समझौता टूटा तो इन्होंने जनता से कहा कि हम साथ में नहीं जाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं राजकुमार जी से कि क्या जो वादा किए थे जनता से उस पे वो खरे हैं क्या? और वही समझौता जो करके वो देख चुके हैं और जिसमें सफल नहीं हुए हैं, वो कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि उसमें उनको सफलता मिलेगी? और सर इसका ट्रेलर तो तब देखने को मिला, अभिषेक जी, इसका ट्रेलर तब देखने को मिला जब इतनी लंबी यात्रा पर राहुल गांधी निकले और उनकी उस लंबी यात्रा के समापन के वक्त में जब वो दिल्ली और आसपास के इलाकों में थे, कश्मीर पहुंचे तो ना समाजवादी पार्टी पहुंच रही थी, ना दूसरी विपक्षी पार्टियां पहुंच रही थी। ममता बनर्जी आई, उन्होंने घूम घूम कर दूसरे विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश की, कई नेता उनसे मिले ही नहीं। तो ये जब कोशिशें उठती रही है, जो आज नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये कोशिशें तो होती रही हैं, इसका नतीजा क्या निकलकर सामने आया? राजनीतिक पार्टियों के अपने एजेंडे हैं जिससे वो टस के मस नहीं होना चाहते। भले ही नीतीश कुमार ने ये ख्वाब छोड़ दिया हो कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन दूसरे अपने ख्वाबों से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। अभिषेक जी, नीतीश कुमार जी ने साफ कह दिया है कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लगातार कोशिशें जारी है। और आप देखिएगा कि इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई पड़े। नहीं, वो कोशिश तो दिखती है नीतीश कुमार की जब वो अलग अलग पार्टियों के साथ मिलकर सत्ता बचा लेते हैं, वो कोशिश तो दिखती है सर। नहीं, वो भाई सभी पार्टियां मिलकर उनको अपना नेता चुनती है। पहले वो एनडीए के नेता थे, अभी महागठबंधन के नेता है, बिहार के नेता है। तो इसमें नीतीश कुमार जी की क्रेडेंशियल्स को आप देख सकते हैं ना, उनके पोटेंशियल को आप देख सकते हैं कि हर कोई उन्हें ही अपना चेहरा क्यों चुनना चाहता है, आखिर क्या है उनके चेहरे पर खास। दूसरी बात, सवाल तो लोग ये भी पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि नीतीश कुमार ही सत्ता में रहते हैं? आइडियोलॉजी नाम की चीज है कि नहीं है? अरे भाई, आइडियोलॉजी है कि न्याय के साथ विकास के एजेंडे पर चल रहा है और लोग उनको अपना नेता चुनते हैं। इसी आरजेडी के खिलाफ जंगल राज कहकर आप सत्ता में आए और फिर उसी के साथ बैठकर सत्ता चलाने लगे। बहुत जल्दी से बीजेपी कुछ कहना चाह रही है, धनंजय जी प्लीज। देखिए, बिहार में कहावत मशहूर हो गई है कि नीतीश कुमार हुए किसके, जिधर सत्ता मिली उधर खिसके। तो ये नीतीश कुमार जी का यूएसपी हो गया है। और सबसे बड़ी बात उठा करके देखिए तो नीतीश कुमार जी को अच्छे से पता है कि उनकी राजनीतिक वक़्त, उनकी राजनीतिक कोई कुवत, राजनीतिक हैसियत नहीं रह गई है। इसलिए वो कह रहे जा रहे हैं कि मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। अरे इच्छा तो मन में लड्डू की तरह फूट रही है। वो चमकना चाहते हैं चांद की तरह, लेकर रोशनी उधार की, जिस तरह से आज तक वो चांद की तरह चमके हैं। प्रेम कुमार जी 10 सेकंड में, प्रेम कुमार जी 10 सेकंड में अगर आप जवाब दे, बाकी लोग इच्छा छोड़ पाएंगे? नीतीश कुमार ने छोड़ दी है।
देखिए मैं आपके एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं जो आप भारतीय सर वक्त बहुत लिमिटेड है सर, प्लीज जल्दी से बहुत जल्दी से कि राहुल गांधी को अगर नेता चुना जाता है तो समाजवादी पार्टी मानेगी कि नहीं। हाँ। यही ऐसा भी हो सकता है अखिलेश जी को चुना जाता है तो राहुल गांधी मानेंगे कि नहीं। हाँ। सवाल है कि नेता अगर चुन ही लिया जाता है तो बिना अखिलेश यादव जी की मर्जी से थोड़े नेता चुना जाएगा। नेता अगर अखिलेश जी चुन लिए जाते हैं तो बिना राहुल गांधी की मर्जी से थोड़े होगा। इसलिए ये सवाल में बेईमानी नहीं मैं आपको बताऊं प्रेम जी, एक मिनट, मैं प्रेम जी बस मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, प्रेम जी वक्त इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन आम भाषा में एक बात कही जाती है, हमारे पास रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि अपना एक स्टैंड होता है, एक आइडियोलॉजी होती है जिसके हिसाब से राजनीतिक पार्टियां चलती हैं। बड़ी बात यह कि समाजवादी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, तो फिर आप कैसे उम्मीद करें कि अखिलेश यादव राहुल गांधी के नाम पर तैयार हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त